हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोशन कुमार के इंग्लिश लॉकडाउन क्लासेज। इस क्लासेज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया के पूर्ण जानकारी देखने के लिए मेरे वीडियो पे नजर टिका रहे। तब तक के लिए मैं वीडियो करता हूं स्टार्ट। तो देखिए, वर्ब बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देना चाहता हूँ, ताकि जिस समय मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा उस समय आप और आसानी से वर्ब के बारे में समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं ये गाड़ी ले लिया, गाड़ी का सभी पार्ट्स जो होते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो मेन चीज इंजन होती है, अगर वही नहीं रहता है तो हमारा गाड़ी किसी काम का नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारा इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब जो होते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में इंजन होती है। यदि इंग्लिश सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं रहता है तो हमारा कोई भी सेंटेंस का अर्थ का मीनिंग निकलेगा ही नहीं। यह था हमारा वर्ब से पहले बताने की छोटा सा डेमो क्लास। अब आप यह जान लीजिए कि वर्ब होता क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का डिफिनेशन क्या है। तो वर्ब जो होती है यह एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होती है, जो कि हम पहले ही बता चुके थे। नाउन प्रोनाउन वर्ब, वर्ब जो होती है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम वर्ब कहते हैं। जिस चीज को नाम देख सकते हैं ना, जिस चीज को नाम देख सकते हैं ना छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, केवल उसके नामों से हम फील करते हैं, उस नाउन को हम वर्ब कहते हैं। हम आपको उदाहरण देकर समझा देना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हंसता है, तो क्या उस हंसी को हम देख सकते हैं, उस हंसी को हम पकड़ सकते हैं, उस हंसी को हम छू सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ, उस हंसी को हम देखते हैं, उस हंसी को छू सकते हैं। यदि उस हंसी को हम देखते हैं तो उस हंसी को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति हंसता है ना, तो उसके हम टीथ को देखते हैं, उसके हम ओठ को देखते हैं, उसके फेस को देखते हैं, उसके हंसी को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम वर्ब कहते हैं और वर्ब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आप यह जान लीजिए कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, वर्ब दो तरह से वर्ब जो होते हैं दो तरह के बारे में बताऊंगा। एक इंग्लिश में भी वर्ब के बारे में बताऊंगा और एक हिंदी में बताऊंगा, ताकि आप दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं कि इंग्लिश में बता दूं। चलिए मैं आपको पहले इंग्लिश में बता देता हूं। तो वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टैंड डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड द वर्ब, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य को करना या होना पाया जाए, या किसी वाक्य के अंत में न आया, न लगाने से लग जाता हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। हमने पहले इंग्लिश में बताया था जी कि जिन शब्दों से किसी कार्य को करना है, होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसी का इंग्लिश में सेंटेंस था, वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टैंड डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड द वर्ब, यानी कि करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसके लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। एक लेते हैं ही इज ए टीचर, एक दूसरा लेते हैं राम गोज टू हाउस या राम गोज टू मार्केट, कुछ भी ले लीजिए। तो ही इज ए टीचर, इज जो इसमें है ना, यह क्या है, एक बीइंग वर्ब है। यह होने का बोध बता रहा है कि ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, होने का बोध बता रहा है ना, ही इज ए टीचर। तो इज जो है इसमें एक बीइंग वर्ब है, इज को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दूसरा सेंटेंस में मैंने लिया था कि राम गोज टू हाउस, राम मार्केट जाता है, यानी कि जाने का एक्शन कर रहा है, यानी कि एक्शन कर रहा है सेंटेंस में। तो वह क्या है, वह डूइंग वर्ब है। डूइंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, उसे मेन वर्ब कहते हैं, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन हम आपको इस तरह से नहीं समझाएंगे, हमने पहले ही बताया था कि वर्ब जो होते हैं इंजन होते हैं, इंजन का मतलब जान होती है। यदि किसी गाड़ी के अंदर इंजन नहीं रहता है तो हमारा गाड़ी किसी काम के नहीं रहता है। इसी प्रकार हमारा इंग्लिश सेंटेंस के पूरे ग्रामर में वर्ब जो होते हैं वह जान होती है, और वर्ब को होना अति आवश्यकता है सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस का अर्थ पूरी तरह से निकल ही नहीं सकता था। हम आपको उदाहरण देकर समझा देना चाहते हैं। हम जब किसी भी सेंटेंस से वाक्य बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सब्जेक्ट की जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर वर्ब नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी सेंटेंस का मीनिंग का अर्थ निकलेगा ही नहीं। हम आपको उदाहरण देकर समझा देना चाहते हैं। जैसे कि मैं घर जाता हूं, अगर आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जाता हूं क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, अब घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम ऑब्जेक्ट को निकाल देंगे तो मैं बच जाएगा सेंटेंस कि मैं जाता हूं। तो क्या हमारा यह सेंटेंस पूरा हुआ ना, हुआ कि नहीं? ऑब्जेक्ट नहीं भी रहा फिर भी हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। इसीलिए हमें वर्ब का होना अति आवश्यकता है। अब आप यह जान लीजिए कि वर्ब कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए, वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसे हम मेन वर्ब को शॉर्टकट में हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब को शॉर्टकट में एमवी बोलते हैं, यानी कि मेन वर्ब बोलते हैं। अब आप यह जान लीजिए
कि मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, एक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक्सिलरी वर्ब की संख्या लिमिट होती है और मेन वर्ब की संख्या लिमिट नहीं होती है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 होती है और एक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा को बांटा गया है मॉडल वर्ब, तीसरा को बांटा गया है सेमी मॉडल वर्ब। अब एक्सिलरी प्रिंसिपल मॉडल वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, सेमी मॉडल क्या होता है, आप यह जान लीजिए। एक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होती है 11 होती है, जैसे कि ईज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डीड हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। इसको हम क्या करते हैं, उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अब मॉडल वर्ब की संख्या जो होती है वह 10 होती है। वह कौन कौन से होती है, तो वह होती है शैल हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ओवर टू हो गया, मुझे यह बोलने नहीं आ रहा है, आउट टू हो गया। और तीसरा जो होती है सेमी मॉडल की संख्या 3 होती है। एक होती है डेयर होती है, एक होती है यूज टू होती है, एक होती है नीड होती है। यह सभी मिलकर एक्सिलरी वर्ब को यह सभी मिलकर 24 होती है एक्सिलरी वर्ब। यह सब मिलकर क्या हुआ, 24 हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब की संख्या क्या बताए थे, 11 बताए थे और मॉडल वर्ब की संख्या 10 बताए थे और सेमी मॉडल का हम 3 बताए। यह क्या हुआ, यह एक्सिलरी वर्ब का उदाहरण हो गया, यानी कि एक्सिलरी वर्ब को कितने भागों बांटा गया है, एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 को हो गया। 24 को कई भागों बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रिंसिपल वर्ब, एक मॉडल वर्ब, एक सेमी मॉडल वर्ब। अब आप यह जान लीजिए कि मेन वर्ब क्या होता है। तो देखिए, हमने एक बहुत भारी गलती कर दिया। पहले मैंने कुछ और बता दिया और पीछे कुछ और बता रहा हूँ। मैंने हर किसी सेंटेंस में बताने से पहले मैं आपको उदाहरण बताता था, लेकिन इस सेंटेंस में मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण के बारे में नहीं बताया, सीधा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया। लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताने से पहले मैं आपको एक उदाहरण समझा देना चाहता हूँ। आप कभी उड़ते हुए आप जहाज को देखे होंगे। उस जहाज के अंदर जो होती है ना, 3 इंजन लगी होती है। एक मेन इंजन होती है और दूसरा जो पंख के पास होती है ना, 2 इंजन होती है। वो 2 इंजन क्या करता है, वह पंखा यानी कि जहाज को उड़ाने में सपोर्ट करता है, यानी कि उड़ने में मदद करता है। जो मदद करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जिस मतलब इंजन में जिस भी मतलब मशीनरी चीज में एक ही इंजन होता हो, एक ही से काम चल जाता हो, उसे हम मेन इंजन कहते हैं। जैसे स्कूटी में, टीवीएस में एक ही इंजन लगा रहता है, उसे हम मेन इंजन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा इंग्लिश सेंटेंस में किसी सेंटेंस में अगर हेल्प करता हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। यह हमें पहले बताया था, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया। खैर कोई बात नहीं, आप आगे पीछे करके आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब की संख्या मैंने पहले ही बताया था कि लिमिट नहीं अनलिमिट होता है। मेन वर्ब का 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक पहला पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, पहला पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा पार्ट बी का पहला है एक फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और तीसरा पार्ट का है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, यानी कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हम आपको अब यह बता देते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हम पढ़ते क्यों है, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हमको पढ़ने की जरूरत क्या होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हमें पढ़ने की जरूरत क्या होता है। इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जानकारी होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम कोई सेंटेंस मान लीजिए कि जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस को स्ट्रक्चर यानी कि 2 स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर में हम बांट देते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट क्या करता है, किसी कार्य को करने का यानी कि उस पर प्रभावित करता है। यानी कि जैसे ही सब्जेक्ट सेंटेंस में आया, उस सब्जेक्ट सेंटेंस को कार्य को क्या करेगा, प्रभावित करेगा।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए हम दो स्ट्रक्चर लेते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और वह वर्ब के माध्यम से काम करता है, तो जब वो सब्जेक्ट वर्ब के माध्यम से काम करेगा, तो जब किसी चीज पर वह काम करेगा तो किसी के ऊपर वह प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है, जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जब सब्जेक्ट काम करता है और उस काम पर प्रभाव पड़ता है तो उससे हम सब्जेक्ट जब वर्ब के माध्यम से काम करता है तो उस काम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि वह चीज समाप्त हो जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। सीता ईट्स ए मैंगो, सीता ईट्स ए मैंगो, सीता आम खाती है। जब सीता आम को खाएगी तो आम को प्रभावित हुआ ना, आम खत्म हो गया ना, तो आम जब खत्म हो गया, आम पर प्रभावित हो गया, तो आम हमारा क्या हो गया, आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि हम आपको कुछ समझाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि हम आपको कुछ भी चीज समझाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो वह क्या हुआ, वह कॉम्प्लीमेंट हुआ। हम आपको उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। जैसे कि मैं गढ़वा जाता हूँ। गढ़वा क्या हमारा है, गढ़वा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्यों हुआ, मान लीजिए कि हम गढ़वा जाते हैं, अगर हम नहीं भी जाएंगे तो मान लीजिए कि हम गढ़वा जाएंगे तो क्या वहाँ भूकंप आ जाएगा, वहाँ क्या कोई घटना घट जाएगा, वहाँ कुछ हो जाएगा, उस जगह पर हम पैर रखेंगे तो वहाँ भूकंप हो सकता है, घटना हो सकता है, तो कोई घटित नहीं होता है। तो जब कुछ घटित नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहकर समाप्त करता हूं, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। अभी यह वीडियो अधूरा है, वर्ब के बारे में मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करने पा रहा हूं। आगे मैं इस वीडियो को और मतलब कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं बोलने भी नहीं पा रहा हूं। सारा चीज़ का एजुकेशन है मेरे पास, लेकिन मैं कंटिन्यू बोल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। आगे मैं यह वीडियो बताऊंगा। इसमें वर्ब मेरा अभी अधूरा छूट गया है। ऐसे मुझे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड, हैविंग, V3 सब मुझे याद है। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार, नमन करता हूँ। मुझसे वीडियो बनाने में अगर कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। बस इतना ही मैं कहकर समाप्त करता हूँ। आगे मेरे वीडियो को देखना ना भूले। तब तक के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और मेरे पास अब समय भी नहीं है। तब तक के लिए बाय।